अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको आज हमारे चैनल ला अर्निंग में। दोस्तों आज हम आपके साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जिसमें जो मोस्टली भी 5 ईयर्स 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूएसए कैसे आज़ाद हुआ। आप अक्सर नेट्स पे देखेंगे या अक्सर किताबों में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया में जो कन्वेंशन हुई थी, जहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट किया था, या जो 9 रियासतों 11 रियासतों ने मिलकर कन्फेडरेशन बनाई थी, तो वहाँ से आपको मिलेगा कि रियासत ने बगावत की थी ब्रिटेन के खिलाफ। तो सोचने की बात यह है कि वो बगावत क्यों की। जैसे अगर हम पाकिस्तान एग्जांपल लें तो पाकिस्तान एक साल में तो नहीं बना, 47 में अगर वो एक्ट आ गया तो वो 47 में तो नहीं बन गया ना, कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी जदोजहद थी, बहुत बड़ी मेहनत थी। मतलब कुछ ऐसे काम थे जो बरतने के जिसमें मुसलमानों को तकलीफ हो रही थी, या जो 2 नेशंस थी आ गई, मतलब बहुत सारे काम थे। इसी तरह ही यूएसए ने आखिर क्यों बरतानिया से जो है वो अलग इख्तियार की, क्या वजूहत थी, क्या रीजंस थे, ये आपको मुश्किल से किसी भी जो है बुक में मिलेंगे, तो हम समझते हैं इसको। आइए देखते हैं बैकग्राउंड। सबसे पहले समझेंगे कि कैसे वहाँ पे जो कि लोग वहाँ पे जाके बसे रहे। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले कि हमें बताया कि आइस एज पीरियड के बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कि जब आइस एज जब हर तरफ जहाँ पे जो है आइस वगैरह होती थी, तो वहाँ पे लोग हंट करते थे, लोग शिकार करते थे, शिकार की तरफ भागते थे, जहाँ उनको शिकार मिलता था वहीं रह जाते थे। तो जो यूरोपियन पीपल थे उन्होंने ट्रैवल किया, यूरोपियन पीपल ने ट्रैवल किया फूड के लिए, फूड ढूंढने के यूरोपियन पीपल ने ट्रैवल किया था। तो यूरोपियन पीपल ने जो ट्रैवल किया था फूड को फाइंड करने के लिए, तो वो ट्रैवल करते करते, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आइस एज पीरियड था, कि जो पानी था वो सारा बर्फ़ हो गया था, वो जम गया था। तो वो पानी के उस बर्फ़ के ऊपर उन्होंने ट्रैवल किया और उन्होंने अमेरिका जाके ढूंढना था। ठीक, अभी उस वक्त उनको भी नहीं पता कि अमेरिका या क्या। तो क्या हो गया, जब वो आइस एज पीरियड चला गया तो सब कुछ पानी आ गया, तो अमेरिका एक डिस्कनेक्ट हो गया था दुनिया से, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि हम कहाँ आ गए, तो बस वो जाके वहीं पे बस गए। ठीक, अभी देखते हैं कि एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिका की खोज कैसे हुई। अभी आपके जहन में सवाल आएगा कि यहाँ पे यूरोपियन पीपल ने तो खोज कर ली थी अमेरिका की, लेकिन ये एक्सप्लोरेशन ऐसे है कि दुनिया के साथ किसी दूसरी चीज़ को कनेक्ट करना। अभी यहाँ पे तो वो कनेक्ट नहीं हुआ, इवन जो बंदे अमेरिका में गए थे वही वहाँ पे रह गए, क्योंकि वो पानी आ गया हर तरफ, तो उनको पता नहीं था कि हम कैसे दुनिया के साथ कनेक्ट होंगे। तो एक्सप्लोरेशन में क्या हुआ कि वो अमेरिका को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसको कनेक्ट करवाया गया दुनिया से। तो हम सीरीज ऑफ इवेंट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले द वॉयेज, जिसको हम पानी का सफ़र बोलते हैं। हमको पता है, हम सब ने ये तो पढ़ा हुआ है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है वो अमेरिका को दरियाफ्त किया था, ढूंढा था। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि हम सीरीज ऑफ इवेंट में देखते हैं कि 1492 में जो यूके का जो किंग था, बादशाह था, उसने हुक्म दिया कि आप ज़मीन तलाश करें जहाँ पे लोग बसते हों। जहाँ क्यों तलाश करें? कि हम ट्रेड कर सकें। ठीक, तो क्रिस्टोफर कोलंबस उस किंग के हुक्म पे, जो इटालियन था क्रिस्टोफर कोलंबस, किंग के हुक्म पे सेंटा मरिया उसकी शिप थी, उसमें वो शुरू हो गया जो है ना, वो रूट तलाश करने के निकल गया। अच्छा, उस वक्त सबको पता था एशिया के बारे में, तो वो निकला क्या था, क्रिस्टोफर कोलंबस एशिया को ढूंढने निकला था, एशिया की तरफ न्यू रूट्स को फाइंड करने के लिए निकला था। तो लेकिन वो उस एशिया तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उसने अमेरिका ढूंढ लिया। कैसे? जब वो सी के रूट में था तो वो मिसगाइड हो गया था 2 हफ्तों के लिए। उसको पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ उसको हवाएं ले जा रही थी वो वहीं जा रहा था। तो 2 मंथ्स के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, उसने बहामास ढूंढा। बहामास जो है अमेरिका की रियासत है। तो उसने समझा कि ये एशिया है, और वहाँ पे जो है उन्होंने उसको नाम दिया, जो वहाँ पे बहामनसी पीपल रहते थे उनको नाम दिया रेड इंडियन। क्योंकि रेड इंडियन क्यों? क्योंकि वो गोरे लोग थे, तो उनको इन्होंने नाम दिया कि रेड इंडियन। हालांकि वो क्या था, वो असल में अमेरिका था, लेकिन ये समझ रहे थे कि ये एशिया है। तो उनको वहाँ चल के पता चला कि ये तो अमेरिका में आ गए हैं हम। तो 1493 में जब वो वापस जो वो इंग्लैंड आया, तो उसने रिटर्न टू इंग्लैंड एंड रिपोर्टेड, उसने उसको बताया कि भाई मैं एशिया ढूंढने गया था, लेकिन मैंने जो है अमेरिका ढूंढ लिया है। तो 1503 में इंग्लैंड कम्प्लीटली इंटर्ड इन अमेरिका। 1503 में इंग्लैंड जो है वो कम्प्लीटली इंटर हो चुका था अमेरिका में। हम इसको अनऑफिशियली बोल सकते हैं, वो अनऑफिशियली इंटर्ड हुआ था, कि उसने अपने सिपाही, अपने ट्रूप्स भेजे थे वहाँ पे अमेरिका को कब्जा करने के लिए।
अनऑफिशियल इंटरडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूके ने अभी तक कॉलोनीज नहीं बनी, सिर्फ अपने ट्रूस बेच के वहाँ पे उसको कम्प्लीटली उसको अपने घेराव में लेके अपने कब्जे में लिया था। ठीक, तो अभी दूसरा इसका इवेंट क्या है इंपॉर्टेंट, के डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज बाय इंग्लैंड एट अमेरिका, के डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका ने कॉलोनीज बनाना, यूके ने कॉलोनीज जो है बनाना शुरू की अमेरिका में। कैसे कॉलोनी, जैसे वो डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं बर्तानिया की, जैसे हम मिसाल लें सब कॉन्टिनेंट की, तो वो क्या था, एक कॉलोनी थी बर्तानिया की। ठीक, तो सबसे पहली कॉलोनी जो वर्जीनिया स्टेट है यूएसए की, जेम्स टाउन, 1607 में सबसे पहले उनकी कॉलोनी बनी थी। पहली कॉलोनी जो हम बोल सकते हैं कि ऑफिशियली ऑक्यूपाई किया था उसने बर्तानिया ने अमेरिका को। ठीक, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया जेम्स टाउन में सबसे पहले 1607 में, फिर मैसाचुसेट्स में 1620, फिर मेरीलैंड में 1634, ऐसे ही रोड आइलैंड में 1636, कनेक्टिकट 1636, न्यू हैम्पशायर 1623, न्यूयॉर्क 1664, न्यू जर्सी 1664, पेनिनसिल्वेनिया 1681, दिलावर में 1638। तो इसी तरह ही जो यूके ने लास्ट कॉलोनी मतलब डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज कंटिन्यू रही थी 1733 तक। जो उन्होंने लास्ट कॉलोनी ऑक्यूपाई की वो जॉर्जिया थी, यूएस स्टेट जो उन्होंने ऑक्यूपाई की थी। उसके बाद जो है नेविगेशन एक्ट आया, मतलब सीरीज ऑफ इवेंट होगा, थर्ड सीरीज ऑफ इवेंट हम देखें तो नेविगेशन एक्ट 1660 एंड 1663। इसमें इन्होंने क्या किया कि लिमिट कर दी इंग्लैंड की ट्रेड, सॉरी यूएसए की ट्रेड उन्होंने लिमिट कर दी कि जो रियासत है जिस पे यूके ने कब्जा किया है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही उनसे कुछ परचेज कर सकते हैं, ना ही उनके साथ कुछ सेलिंग कर सकते हैं। मतलब यूके ने बोला कि आप हमारे कंट्रोल में, हम आपको सेल करेंगे और हम आपको हर चीज़ फराहम करेंगे। उसके बाद जो देखा जाए कि फ्रेंच वार हो गई। फ्रेंच ये था कि वहाँ पे जो दो बड़ी अजीम ताकतें थी उस वक्त, वो फ्रांस था और जो है बर्तानिया था। तो जहाँ जहाँ बर्तानिया कब्जा करता था तो वहाँ पे फ्रांस भी आता था, क्योंकि दो अजीम ताकतें हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि क्लैश ऑफ टाइटन्स। ठीक, हम देखते हैं कि इस वार ये वार 754 से 763 तक चली थी। इसके कुछ रीजंस क्या थे? इसके थे कॉलोनीज राइवलरीज ऐसे कि जैसे एक जो है कॉलोनी वो फ्रांस की थी और एक कॉलोनी जो यूके के पास थी। बाज़ जगह पे ऐसा भी मिलता है कि जैसे एक पुल है, ठीक, उसके राइट साइड पे यूके है, उसके लेफ्ट साइड पे फ्रांस है, तो जब चाहे आपस में जंग शुरू हो जाती थी। ठीक, उसके बाद क्या, बोथ कंट्रीज वांटेड टू कंट्रोल ट्रेड। जैसा हमने देखा कि इंग्लैंड ने नेविगेशन एक्ट के तहत ट्रेड को हल्ट किया हुआ था कि आप किसी और के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक, तो दोनों कंट्रीज बोली थी कि हम कंट्रोल करें ट्रेड को। और इसकी तीसरी वजह, बोथ कंट्रीज वांटेड टू कंट्रोल लैंड, कि ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करें कि ज़मीन पर, क्योंकि अपनी टेरिटरी एक्सटेंड कर देना, अपने आप को पावरफुल करते जाएं। उसके बाद कहते कि पावर स्ट्रगल, दोनों कंट्रीज अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहती थी इन ऑर्डर टू रूल। ठीक, उसके बाद 1763 में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। पेरिस में ट्रीटी हुई जिसमें फ्रांस ने सरेंडर किया। नॉर्थ अमेरिका और कनाडा जो फ्रांस के पास था, सरेंडर करके वो किसके पास आ गया, यूके के आ गया। अभी इसमें क्या हुआ कि यूके बाय लैंड तो बहुत पावरफुल हो गया, लेकिन जंग की वजह से यूके बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया। इवन अमेरिका को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया, वो एक बैंक करप्सी की सूरत में चला गया था। ऐसा बोला जाता है कि ये फ्रेंच ने एक सरेंडर करके यूके को ही जो है ना अपनी चाल में फेंक दिया था, क्योंकि जंग की वजह से यूके फ्रांस से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो फ्रांस ने वो सरेंडर कर दिए नॉर्थ अमेरिका और कनाडा, ताकि जो है यूके उस पर कंट्रोल करे, और पैसे ना होने की वजह से यूके डिस्टर्बेंस पैदा होगी, और ऐसा ही हुआ आगे चल के। उसके बाद शुगर एक्ट 1764, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे जंग हुई थी तो यूके को पैसे चाहिए चलने के लिए। अगर हम यहाँ देखें साउथ एशिया में, तो यहाँ पर भी ये लोग यही कर रहे थे। शुगर एक्ट आया 1764 में। शुगर एक्ट आया 1764 में। इन्होंने क्या किया, टैक्स इंपोर्ट्स कर दिया शुगरी प्रोडक्ट्स में। जहाँ शुगर बनती है उस पर टैक्स लगा दिया। जिस प्रोडक्ट में शुगर डलती है, जैसे जूसेस हो गए या किसी प्रोडक्ट में जहाँ पे शुगर इस्तेमाल होती है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, टैक्स इंपोज कर दिया। क्यों टैक्स इंपोज किया? जंग की वजह से बहुत नुकसान में चले गए थे ये, और क्योंकि इनके पास नॉर्थ अमेरिका और कनाडा भी आ चुका है, तो ये ओवरलोडेड हो चुके थे एक किस्म से। तो उन्होंने बोला
कि वी आर इन लॉस ड्यू टू वार सो पे अप कॉलोनीज, कि हम जंग की वजह से नुकसान में और अब कॉलोनीज अब आप टैक्स दें, टैक्स भरें। इस शुगर एक्ट की वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान वो मर्चेंट्स को हुआ कि डिस्टर्ब फ्रीडम सिक्योरिटी ऑफ अमेरिकन मर्चेंट, जो वहाँ पे अमेरिकन मर्चेंट रहते थे, जो ट्रेडर्स रहते थे, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि इस शुगर एक्ट ने अलो किया कस्टम एजेंसीज को कि वो कहीं भी किसी वक्त भी रेड कर सकती हैं, कि जहाँ पे शुगर आइटम्स बनते हैं वहाँ पे रेड करके उनके ऊपर जो है टैक्स इम्पोज किया जाए। मतलब इस शुगर एक्ट ने क्या किया, एक तो टैक्स इम्पोज कर दिया और दूसरी क्या है, रेड पावर दे दी, कहीं भी मतलब सिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा कर ली, इनसिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा कर ली। उस शुगर एक्ट में जैसे इन्होंने जो शुगर आइटम्स पर टैक्स लगा दिया, उसके बाद क्या हो गया, एक प्रोटेस्ट हुआ लोकल्स की तरफ से, जो लोकल्स थे वहाँ पे मर्चेंट्स मिलके एक प्रोटेस्ट किया। और 1764 में एक पहला स्लोगन हम बोलते हैं अमेरिकन हिस्ट्री में वो आया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि जैसे वो यूके खुद से टैक्स लगाया जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमारी नुमाइंदगी के बगैर आप हम पे टैक्स लगाएं ही नहीं। जैसे हम मैग्ना कार्टा में देखते हैं, या जैसे वो चर्च वहाँ पे नुमाइंदगी मांग रही थी, मतलब उसी तरह ही यही बात यहाँ पे डेवलप हो रही थी। उसके बाद स्टैम्प एक्ट आया 1765 में। इसने क्या किया कि जो पेपर आइटम्स थे, मतलब जिस चीज़ में पेपर इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो अग्रीमेंट करते हैं डीड वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि पेपर्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें इन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया। तो इसमें लोकल्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए। जैसे हम शुगर एक्ट में अगर देखा जाए तो वो मार्चेंट्स जो शुगर बनाते थे, शुगर मैन्युफैक्चरिंग काम करते थे, तो वो अफेक्ट हुए। लेकिन यहाँ पे एक आम इंसान भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ इसमें। तो जो स्लोगन लगा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उसको यहाँ पे बहुत ही हाइप मिली, वो बहुत ही ऊंचा गया। इसमें लोकल्स और लोकल ट्रेडर्स भी अफेक्ट हुए थे। तो उसके बाद अक्टूबर 1765 में 9 रियासतों ने मिलकर एक एंटी स्टैम्प एक्ट बनाया। अच्छा, इन 9 रियासतों को अपने आप को उन्होंने क्या कहा कि हम क्या हैं, कांग्रेस है, जो आज उनकी यूएसए की हम असेंबली को बोलते हैं। ये कहाँ मिली? न्यूयॉर्क में मिली। और उन्होंने एक ड्राफ्ट क्रिएट किया जिसको हम बोलते हैं एंटी स्टैम्प एक्ट। अच्छा, स्टैम्प एक्ट में क्या था कि हम पेपर आइटम पे टैक्स भरेंगे, तो उन्होंने एंटी स्टैम्प एक्ट दे दिया कि हम पेपर आइटम पे टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद क्या हो गया, बाइकआउट हो गया। कॉलोनीज ने इंग्लिश आइटम्स को यूज़ करना ही बंद कर लिया। आप देखें, ये नो स्टेट जब साथ हुई, ये मतलब पहली चिंगारी थी उस बगावत में एक आज़ादी की। ठीक, बाइकआउट और कॉलोनीज बाइकआउट इंग्लिश आइटम्स, जैसे अल्कोहल थी, टोबैको था। ठीक, तो क्या किया कि कॉलोनीज ने उसको बाइकआउट कर लिया। और कॉलोनीज ने बाइकआउट करने के साथ क्या कि फ्रांसीसी आइटम इस्तेमाल करने शुरू हो गए, कि जो फ्रांस की अल्कोहल थी या कोई और आइटम्स थे, तो वो उनके इस्तेमाल कर लिए। जैसे ही हम देखते हैं कि दुश्मन का दुश्मन तो हमारा दोस्त, ऐसे ही फ्रांस और यूके आपस में दुश्मन थे, लेकिन कॉलोनीज ने क्या किया, एक तरफ यूके के आइटम्स बंद करके फ्रांस से क्लोज होना चाह रहे थे। उसके बाद क्योंकि इंग्लैंड ने देखा कि अभी फ्रांस के साथ कॉलोनीज बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही हैं, तो इंग्लैंड ने रिपील कर दिया स्टैम्प एक्ट को, मतलब कॉलोनीज की बात उन्होंने मान ली। उसके बाद क्या हो गया, टाउनसेंड एक्ट आया 1767 में। इसमें इन्होंने क्या कि टैक्स इम्पोज ऑन सर्टेन आइटम्स, पहले हमने क्या शुगर आइटम्स पे इन्होंने लगाया, फिर पेपर आइटम्स में, अभी इन्होंने मुख्तलिफ आइटम्स पे टैक्स लगा दिया, जैसे टी, ग्लास, पेंट, पेपर एक्सेट्रा। मतलब इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पर जो है टैक्स लगा दिया। बार बार वही बात के लगाने का मकसद क्या था, जंग की वजह से इंग्लैंड की हालात बहुत ख़राब थे चलने के लिए। इस टाउनसेंड जो है एक्ट आया, इसने ट्रेड रेगुलेशन को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट इस चीज़ में हुए कि इन्होंने तकरीबन हर चीज़ पे, पहले शुगर पे, फिर पेपर आइटम में वो रिपील करके इन्होंने एक और टाउनसेंड एक्ट लाया कि इसने तो हर चीज़ पे टैक्स इम्पोज कर दिया। ट्रेड रेगुलेशंस चेंज हो गई, ट्रेडर्स डिस्टर्ब हो गए, मतलब हर चीज़ जो है ट्रेड के साथ जुड़ी हुई होती है, तो ट्रेड अफेक्ट हो गया, तो हर चीज़ अफेक्टेड हो गई। तो 1768 में जो मैसाचुसेट्स जो स्टेट है अमेरिका की, ठीक, और अच्छा ये बात याद रखेंगे तकरीबन हर स्टेट के पास उस वक्त अपनी असेंबली भी मौजूद थी, जहाँ पे अपनी कानून साजी वगैरह करते। तो उनका असेंबली मेंबर था सैमुअल एडम्स। इन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर लेटर सेंड किया अदर रियासत को, मतलब अदर स्टेट्स को। उनको बोला कि आप यूनाइट हों, एक साथ हों और प्रोटेस्ट करें इस टाउनसेंड एक्ट के साथ, क्योंकि ये एक किस्म से एक बहुत ही ब्लैक एक्ट था, ब्लैक लॉ था, क्योंकि इसने तकरीबन हर चीज़ पर टैक्स इम्पोज कर दिया था और बहुत ही मुश्किलात खड़ी कर दी थी। ठीक, तो यूके ने अपनी रवायत बरकरार रखी, जैसे वो यूके की किंग जो है वो करते आते थे अपने बरतानिया में मैग्ना कार्टा के बाद बिल ऑफ राइट के वक्त, कि उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर ली।
फर्स्ट टाइम अमेरिका में असेंबली डिसॉल्व कर ली यूके वालों ने कि मैसाचुसेट्स और न्यूयॉर्क की असेंबली इन्होंने डिसॉल्व कर दी। क्यों? क्योंकि ये बर्तानिया के अगेंस्ट गए थे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जो बोस्टन मसाकरे हुआ, जो सिविल वार की सिचुएशन को स्टार्ट हुई जहाँ से, वो इस मसाकरे के बाद स्टार्ट हुई थी। ठीक, 5 मार्च 1777 में, जहाँ पे हमें पता है कि पहली मतलब बगावत शुरू हुई, फर्स्ट रेबल स्टार्ट हुई, मतलब सिविल वार स्टार्ट हुई थी। कि हमें पहले तो पता है कि पहले बायकॉट हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन बोस्टन में जो है प्रोटेस्ट ने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ ली थी, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो क्या हुआ कि यूके ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए थे यहाँ पे कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करें। तो इस वक्त सर्दी भी थी, तो लोग जो है ना, इसमें जो स्ट्रीम आता है कि वो स्नोबॉल्स लगाए थे एक दूसरे को। तो एक स्नोबॉल जो यूके के ट्रूप को लग गया, तो इंग्लिश ट्रूप को लग गया, तो उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। उस फायरिंग के नतीजे में क्रिपस अटैक्स मर गया। ठीक, ड्यू टू फायरिंग फ्रॉम ट्यूब्स। तो इस जगह से सिविल वार स्टार्ट हो गई, ये बाकायदगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई और सिविल वार स्टार्ट हो गई। तो ये क्रिपस अटैक्स पहला शहीद बोला जाता है कि इस जो मूवमेंट थी उसमें पहला शहीद ये था। ठीक, अच्छा, मसाकरे में इसमें एक ज़्यादा ये नहीं कि ज़्यादा खून खराब हुए, लेकिन हिस्ट्री में ये इसको बोला जाता है कि ये एक बोस्टन मसाकरे के तहत इसको अमेरिका की हिस्ट्री में देखा जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो सीरीज ऑफ इवेंट है वो था टी एक्ट एंड बोस्टन टी पार्टी 1773। अच्छा, टाउनसेंड एक्ट के बाद, शुगर एक्ट के बाद, इन सब एक्ट के बाद एक और एक्ट आ गया, टी एक्ट। इन्होंने क्या किया, टैक्स इम्पोज कर दिया टी आइटम्स पे। अच्छा, इस वक्त बर्तानिया जो है, दार्जिलिंग जो इंडिया का इलाका है, वहाँ से एक बड़ी मिकदार में जो है टी को एक्सट्रैक्ट कर रहा था और वो यूके में एक्सपोर्ट कर रहा था और जो है वहाँ पे सेल कर रहा था। और इसने जो है ना, बर्तानिया ने वहाँ पर भी टैक्स इम्पोज कर दिया। ठीक, तो एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। और बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 में एक बूस्टर की बंदरगाह में एक जो है जहाज़ खड़ा था। ठीक, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों की अपनी कोई टी पार्टी चल रही थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बोस्टन मसाकर के बाद एक रेबल लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उस जहाज़ पे चढ़ के जो टी के बंडल्स थे उन्होंने वो समंदर में फेंकना शुरू कर दिए। और वो रेड इंडियन का लिबास था, जो वहाँ पे पहले लोग वो लिबास पहनते थे, वो लिबास पहन के उन्होंने जो है ये काम शुरू कर दिया। और उसके बाद बहुत से लोग पकड़े गए, बहुत से ऑफेंडर को जो उनको पनिश भी किया गया था। बिल्कुल, मतलब फर्स्ट टाइम एक पनिशमेंट भी दी गई थी उनको। तो मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लोगों हो चुकी है, तो इंशाल्लाह मोर टू फॉलो इन नेक्स्ट वीडियो। अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। वैसे ही तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया तक पहुंच जाएंगे। तो अभी आपको पता चला कि ये कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया तक बात कैसे पहुंची, कि हमने भी जो है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर सजाफर गौरी हमें उन्होंने पढ़ाया और हमने खुद थोड़ा ढूंढा, तो हमें ये कुछ मिला। ठीक, तो इंशाल्लाह आपको इसमें से बहुत हेल्प मिली होगी। तो अभी तक के लिए इतने। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।